कम्बाइन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव है यूथ को सही डायरेक्शन, मोटिवेशन और इस प्रकार की जानकारी जो उनको पुस्तकों में, मैगजीन में या कहीं और उपलब्ध ना हो, उसको देना। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ी हैं दीक्षा गुप्ता जी। दीक्षा गुप्ता जी ने अभी जो सीजीपीएससी 2019 का परिणाम आया है, जिसका रिजल्ट अभी सितंबर 2021 में आया है, उसमें 15 रैंक लाकर अपने आज स्थान सुरक्षित किया है। तो दीक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर, और आपको डायलॉग मंच की ओर से और सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनकी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। दीक्षा जी, सबसे पहले प्रश्न आपसे यही करना चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, आपका कौन सा टाइम था, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपके थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहें तो बताइएगा, थोड़ा सा बारे में चर्चा कीजिएगा। यस सर। सर, मेरा नाम दीक्षा गुप्ता है और मेरी स्कूलिंग ओपी जिंदल स्कूल रायगढ़ से हुई है और कॉलेज सर मेरा ओपी जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायगढ़ से सिविल इंजीनियरिंग में हुई है। सर 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और देन उसके बाद जब अब करियर क्या करना है, उसके लिए दो ऑप्शन था मेरे पास कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेती हूँ और सिविल सर्विस का भी बैक ऑफ द माइंड था हमेशा से, स्कूल टाइम से ही, कि सिविल सर्विस भी करना है सर। बट फैमिली में ऐसा कोई था नहीं जो सिविल सर्विस या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो, तो हमेशा लगता था कि पता नहीं कितना ही इंटेलिजेंट होते होंगे जिनका पेपर निकलता है और कितना ही पढ़ाई करना पड़ता होगा। तो सर एक कंफ्यूजन जरूर था उस टाइम पे कि क्या करे आगे करके। तो फिर सर मैंने 2016 में ग्रेजुएशन करके टेक्निकल लाइन में भी जाने का सोचा था कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे करके। सो फिर टेक्निकल के भी एग्जाम दिए थे मैंने। तो उस ड्यूरेशन में मुझे ये रियलाइज हुआ कि रिस्क सभी जगह होता है, तो फिर मैं उसी को फिर आगे करना चाहिए जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। फिर मैंने डेफिनेटली सिविल सर्विस करने का ठान लिया उस टाइम पे। फिर सर मैंने 2017 का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, वो 3-4 महीने के प्रिपरेशन में दिया था प्रीलिम्स। तो फिर सर उस टाइम नॉलेज इतना नहीं था, तो और सर फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने बस दे दिया था वो वाला अटेम्प्ट और वो उतना प्रिपरेशन करके नहीं हुआ था, तो वो तो सर नहीं निकला था। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेटेड वे में प्रिपरेशन स्टार्ट किया प्रीलिम्स प्लस मेंस का। और सर सीजीपीएससी 2018 दिया मैंने, तो सर वो प्रीलिम्स बहुत क्लोज से नहीं निकला था मेरा 2018 वाला प्रीलिम्स। तो फिर सर उसके बाद ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें फर्स्ट मेंस लिखी थी मैं और फर्स्ट इंटरव्यू था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि 2 बार प्री नहीं निकला और फिर निकला तो प्री मेंस इंटरव्यू पूरा निकाल के 15 रैंक आपने लिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपका वो रहा। तो ये भी आपने बताया कि प्री क्यों नहीं निकला था, क्या रीजन रहा। सेकंड में तो आपका बहुत क्लोजली आपका रहा, नहीं निकला। थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि मैं आपको जब पढ़ रहा था पूरा, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं थोड़ा सा वहां भी चर्चा करूं। पिताजी के बारे में कि पिताजी क्या कार्य करते हैं, वो भी थोड़ा बताइएगा। यस सर। सर मैं भूपदेवपुर से हूँ, रायगढ़ से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड पापा मेरे फार्मर है और मेरी स्कूलिंग रायगढ़ से ही हुई है। मैं बचपन से चाची चाचा बड़े पापा बड़ी मम्मी के घर रह के पढ़ती थी एंड देन उसके बाद कॉलेज भी मेरा वहीं से ही हुआ। एंड सर ये है। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दीक्षा जी ने कहा कि पिताजी फार्मर हैं और जाहिर सी बात है कि यानी कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। तो ये बात ध्यान से रखनी चाहिए कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किस पृष्ठभूमि से हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हैं और आपके अंदर पढ़ने की ललक है, और जैसे दीक्षा जी ने कहा कि बिल्कुल मत सोचे कि आप कोई भी जॉब आप बात करेंगे, कोई भी करियर आप चुनेंगे तो सब में चुनौती है, जैसे दीक्षा जी शुरुआत में कहा। तो मैंने भी सोचा था कि बहुत टफ होता है, बहुत दिक्कत होती है, जैसा बोल रही थी दीक्षा जी, लेकिन जब ठाना तो दिखा दिया, कोई इशू नहीं है। मेरा मन एक और कर रहा है दीक्षा जी, जब आपने अपने बारे में बताया कि गांव से जुड़ी हुई है, तो थोड़ा छत्तीसगढ़ी में अगर संवाद हो जाए तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा से रहेगा। छत्तीसगढ़ी बोल पाती हैं आप? यस सर,
बोल पाती हूँ, बट सर मैं हिंदी में थोड़ा कंफर्टेबल रहूंगी। अच्छा अच्छा, हिंदी में कहो तो बीच में अगर थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी आ जाएगी ना तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा और पता चलेगा भी वाकई में एक अच्छा अपनी कल्चर है, अपनी लैंग्वेज उसमें अगर आप जोड़ेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बीच में एक दो लाइन आप जोड़िएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी चीजें हो जाएंगी, रुचिकर भी लगेंगी। चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं, इस पूरी परीक्षा के दौरान हम बात करें दीक्षा जी, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा, पूरी चुनौती आपको सबसे बड़ी क्या लगी? सर स्टार्टिंग में मेरे लिए मटेरियल, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मेरी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में ही हुई है। तो सर स्टार्टिंग में तो मेरे लिए मटेरियल बेसिकली जैसे सीजीजीएस का देखेंगे तो हिंदी में था जब मैंने स्टार्ट किया था। अभी तो फिर भी बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे हमको इंग्लिश में। तो सर उस टाइम तो ये था। फिर सर उसके बाद कोई सर ऐसे गाइड करने वाला नहीं था कि किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, बेसिकली वो था। फिर सर जैसे जैसे प्रिपरेशन आगे बढ़ता गया, खुद की गलतियों से सीखते गए एंड फेलियर्स भी आए और उससे सीखे एंड सर ये होते चले गया बस। बहुत बढ़िया। चैलेंजेस मेरे लिए बेसिकली प्रीलिम्स था सर। ओके, हाँ बिल्कुल। प्रीलिम्स मुझे टफेस्ट स्टेज लगता है एंड सर इसके लिए जब मेरा सेकंड टाइम पे प्रीलिम्स बहुत ही क्लोज मार्क से नहीं निकला था सर, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी स्ट्रेटजी पे काम करनी होगी। और सर मैंने उसके बाद बहुत सारे वीडियोस देखे, यूपीएससी के भी टॉपर्स के बहुत सारे वीडियोस देखे कि कैसे मतलब क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली प्री के लिए सर मुझे लगता है कि नॉलेज सबके पास होता है जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है। तो सर स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं हमें अपने वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखते हुए स्ट्रेटेजी बनानी होती है। और सर उसके बाद मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट एनालाइज किया कि गलती कहाँ पे हो रही है। सर इसमें मैंने देखा कि कई बार ऐसा होता था कि मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट पता होता था कि नहीं आ रहा है, बट हड़बड़ी में वो मुझसे अटेम्प्ट हो जाता था। तो ये सब जो सिली मिस्टेक्स थे उसको मैंने कम किया और मैंने ये सोच रखा था कि कट ऑफ से कहीं ना कहीं एज तो रखना ही है मुझे इस अटेम्प्ट में, और उसके हिसाब से फिर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड सर ये रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आप बोल रही कि प्री, और ये अक्सर कई बार स्टूडेंट को देखा गया है कि प्री उनके लिए एक बड़ा हर्डल हो जाता है, लेकिन जब प्री हो जाता है तो फिर मेंस इंटरव्यू रुकते नहीं है और फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं। और एक बड़ी बात आप बोली कि स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपकी रणनीति होनी चाहिए और आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं दीक्षा जी आपके बारे में बात करता हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बताएंगे और आपकी वीकनेस जो थी आपने उसको दूर कैसे किया, आपकी जो स्ट्रेंथ थी उस पर आपने कैसे काम किया या उसको बिल्कुल आपने छोड़ दिया कि जब तो मेरी स्ट्रेंथ है इसमें तो मुझे काम नहीं करना है, लेकिन जो वीकनेस है उस पर आपने काम किया, थोड़ा सा बताइएगा स्ट्रेटजी के बारे में। यस सर। सर बेसिकली मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए इसमें कि अब गलतियां कहाँ हो रही है उसे जानने के लिए। सर मॉक टेस्ट से ये समझ में आया कि मैं मिस्टेक कहाँ पे कर देती हूँ, बेसिकली मैंने उस पर फोकस किया। देन सेकेंडली जो फुल टेस्ट होता है एग्जाम के जस्ट 1 महीना पहले, वो मैंने बहुत सारे दिए और उससे मुझे पता चलता था कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है और उसको मैं मल्टीपल रिवाइज करती थी फिर। एंड सर इसी तरह से हर सब्जेक्ट के लिए फिर मैंने उस टाइम देखा कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक मुझे लग रहा है कि ये मेरा वीक है एंड उस पे मैं काम करती गई। और सर मैंने नोट्स प्रॉपरली बना रखे थे अच्छे से और सर ये रहा स्ट्रेटजी। आपने अच्छे से नोट्स अपने बनाए और जो जो पोर्शन आपका जिस सब्जेक्ट में आपको वीक लगता था उस पर आपने अच्छे से काम किया, उस पर आपने अच्छे से फोकस किया। अगर हम सब्जेक्ट की बात ही करें, मान लो दीक्षा जी आपसे बात करता हूँ, ये बात तो बोली कि इंटीग्रेटेड आपने तैयारी करी, प्री मेंस की आपने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन को किया। आपको अपने बात करें कि जैसे आप तो साइंस बैकग्राउंड से हैं तो कुछ टॉपिक आपके वीक कौन से टॉपिक रहे होंगे? हिस्ट्री, हिस्ट्री आपको वीक रहा या स्ट्रॉन्ग रहा? नो सर, हिस्ट्री मुझे स्कूल टाइम से ही बहुत पसंद था। हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ये सब मेरा बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगता था मुझे स्कूल टाइम से ही। सर जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ये फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था इसमें, तो वो थोड़ा सा पढ़ने में
टाइम लगा। देन सर बेसिकली साइंस वाला जो पोर्शन होता है वो तो इजी होता है, साइंस बैकग्राउंड से है इसलिए। तो सर बेसिकली मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा था वो था कि क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं। कई बार हम पहले से सोच के चले जाते हैं कि इतने अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, तो सीजीपीएससी में अगर आप दे रहे हैं तो क्वेश्चन हर साल पैटर्न इतना चेंज हो रहा है, तो वहां जाके डिसाइड करना है कि कितने क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं। सो बेसिकली मैंने इस पे अपना जो वो 2 घंटा होता है एग्जाम के लिए, उस पे मैंने काम किया कि कैसे अपने आप को काम रखना है और कितना अटेम्प्ट करना है। कि पहले जैसे अगर जो भी क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं वो पहले अटेम्प्ट करते जाएं, और जितने भी डाउट है एक कैलकुलेटेड रिस्क और इंटेलिजेंट गेस वर्क जो होता है उस पर मैंने काम किया था अपने टेस्ट सीरीज में। एंड सर मैंने वीडियोस भी देखे थे, लाइक पूज्य प्रियदर्शनी मैम है, यूपीएससी टॉपर, रैंक 11 था उनका सीएससी 2018 में। तो इस तरह से मैं वीडियो देखते गई और वो अप्लाई करते गई एंड देखते गई कि क्या मेरे लिए वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आपने वीकनेस को भी देखा, टेस्ट सीरीज आपने दिया पूरा, उससे आपने क्या प्रिपरेशन को करते थे और लगातार आप कुछ वीडियोस वगैरह देखकर उन्हें मोटिवेट भी रखा कैसे बात पे जाना है, कैसे आपको ट्रैक पे करना है। दीक्षा जी, थोड़ा सा हम लोग बात करें कि प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों स्टेज की हम लोग बात करें, तो प्री के लिए हम बात करें तो आपने कौन सी बुक्स पढ़ी, आपके सोर्सेज क्या क्या थे, न्यूज़पेपर आपने कौन सा पढ़ा, थोड़ा सा पहले प्री के बारे में, फिर हम लोग मेंस के बारे में बात करेंगे। तो प्री के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करें कि आपके सोर्सेज क्या क्या थे प्री के लिए। सर प्री फैक्चुअल पहले की अगर हम पेपर्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल था, अभी तो फिर भी पैटर्न चेंज हो गया है। और सर तो इसके लिए है कि जितने भी फैक्ट्स है वो हमको अच्छे से आए, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो सर स्टैंडर्ड बुक्स हो गया, लक्ष्मीकांत ये पढ़ना ही है। और स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी भी पढ़ा था मैंने सर। और सर इस तरह से स्टैंडर्ड बुक का ही यूज किया था, और कोचिंग के भी कुछ नोट्स थे। और सर इसके बाद वही है कि टेस्ट सीरीज मैंने मेन लेके चला था कि प्रिपरेशन बस इसके अकॉर्डिंग करते जाना है करके। और सर अपने वीकनेस पे मैंने काम किया था, सर स्टैंडर्ड बुक ही यूज करना ठीक रहेगा। और बिल्कुल, यानी कि स्टैंडर्ड बुक आप देखिए, कोई ज्यादा आपको यानी कि बहुत सारा बुक्स आपको देखना है, जो भी स्टैंडर्ड बुक है जो सबको पता भी है, हर स्टूडेंट्स को पता है कि स्टैंडर्ड बुक क्या है। जैसे आपने नाम लिया, लक्ष्मीकांत का नाम लिया, तो जो स्टैंडर्ड बुक आप उनको पढ़े और आप टेस्ट पर फोकस करें। क्या आपने प्री के लिए भी नोट्स बनाए थे? मेंस के लिए तो आपने नोट्स बनाए, लेकिन प्री के लिए आपने नोट्स बनाए थे क्या दीक्षा जी? यस सर, कुछ ऐसे सर जैसे कि हो गया कि हिस्ट्री में बहुत ज्यादा हमको फैक्चुअल भी देखना होता है, तो सर मैंने हिस्ट्री हो गया उसके लिए थोड़ा सा मैंने प्रीलिम्स के लिए अलग नोट्स बनाया था। और जैसे घटना चक्र हो गया सर, क्वेश्चन बैंक हो गया, उससे जब हम बहुत सारे न्यू फैक्ट हमको पता चलते जाते हैं, तो मैंने एक जगह ही सारा नोट करने की कोशिश करी थी ताकि रिवीजन करते समय इजी हो और मल्टीपल रिवीजन कर सके हम। और सर मैंने रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस किया था कि एग्जाम से पहले 4-5 कम से कम रिवीजन हो जाए। बहुत बढ़िया, यानी कि रिवीजन। और देखिए ये बात दोस्तों हर कैंडिडेट के आप देख रहे होंगे, जो भी सक्सेस कैंडिडेट हैं उस बात को बार बार बोल रहे हैं कि रिवीजन बहुत मस्ट है, और रिवीजन को करने के लिए आपको नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि आप उसमें बुक्स को देखकर आप अपना काम नहीं चला पाएंगे। तो आपको बार बार क्या करना है, सिलेक्शन जल्दी से जल्दी देना है, तो आपको रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, ताकि आप नोट्स, और वो रिवीजन आप नोट्स बना के करें। बहुत बढ़िया। हम लोग बात करते हैं मेंस की, और मेंस के सातों पेपर की बात करें। सातों पेपर को लेकर दीक्षा जी बताइए, आपका मटेरियल क्या था, क्या आपकी स्ट्रेटजी थी, आपने आंसर लिखे तो कैसे लिखे, आपने डायग्राम वगैरह वो पूरा, कि क्या डायग्राम का यूज किया, पैराग्राफ का यूज किया, बुलेट पॉइंट में आपने लिखा, थोड़ा सा मेंस के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करें। मेंस को लेकर आपका कैसा था? यस सर, सर मेंस की तैयारी मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जिस दिन हमारा प्रीलिम्स निकलता है उस दिन ये सोच लेना चाहिए कि बस अब मेंस हमारा इतना तैयारी रहना चाहिए कि पोस्ट हमको मिलेगा ही। तो सर मैंने
इंटीग्रेटेड में स्टार्ट किया था, प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी। और सर मैंने सारे सब्जेक्ट के मेरे पास नोट्स बन चुके थे जब मैंने मेंस लिखा। तो सर जैसे ए से हो गया, पेपर 2 से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। जैसे ए से हो गया तो मैंने अराउंड 20 to 30 इंडियन टॉपिक्स पे ऐसे मतलब पॉइंट्स मेरे पास थे और कंटेंट थे। और जैसे सर अगर हम देखेंगे कि जो सीजी के टॉपिक्स होते हैं वो इजिली प्रिडिक्टेबल होते हैं कि यहाँ से हमारे पास आ सकते हैं, इस टॉपिक से आ सकते हैं। सर इंडियन टॉपिक्स के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। सर जैसे कि जब हम लोग एग्जाम दिए थे तो उस टाइम साइबर क्राइम बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन वो टॉपिक अभी 2020 वाले में आया। सर उस टाइम कोरोना से रिलेटेड ऐसा आया नहीं था, वो इस बार आया। तो सर थोड़ा सा मतलब ये नहीं, ये जरूरी नहीं होता जो करंट में चल रहा है वही आ जाएगा करके। तो बहुत सारे टॉपिक्स का मैंने लिख रखा था, कंटेंट था मेरे पास। और सर ये था मेरा पेपर 2। और सर पेपर 1 मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, हिंदी वाला पोर्शन उसे करना। और सर वो मैं डेली करती थी, कम से कम 1 घंटा मैंने दे रखा था उसे। और सर पेपर 3 पूरा हिस्ट्री, वो बहुत थोड़ा सा लेंदी है, तो सर वो नोट्स अवेलेबल थे। और कुछ कुछ जो मैंने प्री के लिए बना रखे थे मैं वहां से भी पढ़ती थी, और जो प्री में कवर नहीं हुआ था उसको मैंने अलग से नोट्स के फॉर्म में बना लिया था। एंड सर पेपर 4 और 6 इसके भी नोट्स मैंने अच्छे से, नोट्स रेडी थे सर। और मल्टीपल रिवीजन की वजह से हमें थोड़ा टाइम भी मिल गया था सर, एक्सटेंड हो गया था एग्जाम। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट जिन्होंने भी फर्स्ट मेंस दिया उनको काफी हेल्प हुआ इसकी वजह से। और बार बार तो ऐसा होगा नहीं, तो मैं यही बोलूंगी सभी से कि मेंस आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। एटलीस्ट आप जब भी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो अराउंड 1 to 1.5 ईयर की प्रिपरेशन की जरूरत होती है हमें, तो ताकि हम इंटीग्रेटेड वे में दोनों को कर सके। एंड मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए। अब पेपर 4 के बाद 5, 6, 7 की बात हम बात करें तो आपका बुक्स मटेरियल क्या था? सर पेपर 4 के लिए मैंने 10th की जो सीजी की बुक होती है वो प्रेफर की थी। बायो और इसके लिए फिजिक्स के लिए। और मैथ्स के लिए भी सर यही था कि 10th क्लास की मैथ्स की बुक। और सर एनसीईआरटी भी मैंने प्रेफर की थी इसके लिए, एनसीईआरटी की साइंस की बुक क्लास 11th एंड 12th की। और सर इसके एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे इंटरनेट सोर्स, क्योंकि वो एक बुक से कवर नहीं होता है, तो फिर उसके लिए मैंने बहुत सारी गूगल से कंटेंट को फिर देखा था। एंड यस सर, पेपर 4 और पेपर 5 के लिए सर ये प्रीलिम्स में बहुत कुछ कवर हो जाता है, जैसे ये इंडियन ज्योग्राफी हुआ और इंडियन ज्योग्राफी हुआ। तो सर उसको थोड़ा सा हमको आंसर क्वेश्चन फॉर्म में उसको लिखना बेहतर रहता है, तो सर मैंने ये किया था। इकोनॉमिक्स के लिए भी यही था, मैंने आंसर क्वेश्चन फॉर्म में लिख लिया था। नोट्स मैंने इसी तरह से बनाया था कि मैंने 8 मार्क्स के लिए लिख लिया इस तरह से। एंड पेपर 6 सर फिलॉसफी का पेपर थोड़ा सा लेंदी होता है, तो फिर इसके लिए भी सर शॉर्ट नोट्स था। 8 मार्क्स के लिए लगभग मैंने बनाया था सारे क्वेश्चन। और सर इसमें सोशियोलॉजी जो है वो इतना ज्यादा वाइड नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना होता है हमको। और कल्चर वाला पार्ट सर इसमें वो काफी अच्छे से करना होता है, क्योंकि वो मार्क्स फेचिंग होता है। और सर पेपर 7 भी मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही बनाए थे उसके नोट्स। पेपर 7 के क्वेश्चन और सर सोर्स सर इसके लिए मैंने डेस्टिनी पब्लिकेशन की बुक से पढ़ी थी, पेपर 7 मैं वहां से कवर करी थी। और दृष्टि आईएएस की वेबसाइट से मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के वहां से नोट्स बनाए थे इसके। और सर ये था सर। और पेपर 6 का जो था वो पतंजलि आईएएस
का नोट्स मैंने डाउनलोड किया था और वहां से मेरा फिलॉसफी कवर हुआ था। ओके, बहुत सुंदर। यानी कि आपने कहते हैं काफी जगह से कंटेंट को इकट्ठा किया और उसका आपने बड़े अच्छे से क्या क्या फ्रेम किया, नोट्स बनाया और उससे अपने आप को तैयार किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि कुछ टॉपिक में तो आपने क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेटिंग में आपने नोट्स को बनाया। अभी तो मेरी तो इच्छा ये हो रही कि मैं आपसे वो नोट्स भी बड़ा देखूं कि आपने कैसे वो आंसर लिख के रखे थे, नोट्स आपने कैसे बनाए थे। तो वाकई में एक्सपीरियंस के लिए बहुत लाभकारी रहेगा कि अगर वो लैंग्वेज में आपको मिल जाए, बच्चों को दिख जाए कि भाई ऐसा आपको पढ़ना है, ऐसा आपको नोट्स बनाना है, तो एक्सपीरियंस के लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। मेरी इच्छा ये हो रही है आपसे बात करने की। चलिए वो हम लोग देखेंगे, आप जैसा बताएंगे। सर मुझे लगता है कि आंसर क्वेश्चन फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो समझ आते जाता है कि इतने मार्क्स इतने लाइन में हम कितने कंटेंट डाल सकते हैं वहां पे। नहीं तो सर ज्यादा पढ़ ले, ज्यादा CGPSC के आंसर में तो 17 लाइन्स मैक्स है, उसके आगे तो जाना नहीं है। तो अगर हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं एक टॉपिक से तो कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ टाइम, और सिलेबस इतना वास्ट है, ऑलरेडी बहुत बड़ा सिलेबस है, एंड हमको लिमिट करना होता है अपने को कि इतना पढ़ना है एंड मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करना है। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, अगर आप आंसर राइटिंग फॉर्मेट में लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो होता ये भी है कि उस समय एग्जाम हॉल के अंदर ये टेंशन होती है कि क्या छोड़े और क्या रखें। तो कई बार क्या होता है कि जो मेन कंटेंट होता है वो लिखना भूल जाते हैं, भूमिका वगैरह बनाने में काफी ज्यादा हमारा टाइम क्या कंज्यूम हो जाता है। बहुत अच्छे। हम लोग थोड़ा आगे बात करते हैं अब इंटरव्यू के बारे में। आपने प्री के बारे में बताया, अब हम इंटरव्यू के बारे में बात करें। इंटरव्यू को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि देखिए इंटरव्यू के लेकर मैटर नहीं है, आपने सब कुछ बता दिया। मेल्स के लिए ये किताबें मिल जाएंगी, ये मिल जाएंगी, लेकिन इंटरव्यू के लिए कोई किताब नहीं है, कोई बुक्स नहीं है। और बहुत सारी भ्रांति इंटरव्यू को लेकर है। एस्पिरेंट्स को रहता है कि पता नहीं ये प्रश्न पूछेंगे, बड़ा तनाव होगा, बड़ा टेंशन होगा, बहुत सारे ह्यूमर भी हैं। तो थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताइए, क्योंकि आपने तो उसको लाइव उसको क्या देखा है। जो भी आपको याद आए, आप एंट्री किया तो कैसा आपको हुआ, या आपसे क्या क्वेश्चंस किए गए, कुछ याद आए तो कहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, अगर हुआ तो कहीं पर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ होगा। तो कोई ऐसी बात जो आपको बड़ी अच्छी लगी इंटरव्यू के दौरान, जब बाद में इंटरव्यू और हो तो कैसे हो, थोड़ा सा उसको डिटेल से बताइएगा जरूर, विस्तार से। यस सर। सर मेरा लास्ट डे इंटरव्यू था 17 को और सर मेरा सोनवानी सर का बोर्ड था। सर लास्ट डे था तो कहीं ना कहीं मैं एक स्टेबल माइंड के साथ गई थी कि मुझे इतना काफी टाइम मिल चुका है। 1 महीने बहुत होते हैं मुझे लगता है इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हमारा सर प्री मेंस सारा कवर तो हो ही गया है। इंटरव्यू की तैयारी कोई अलग से नहीं होती है, हमको बस अपना फिनिशिंग करना होता है उस टाइम पे। तो सर मैंने डैफ अपना अच्छे से प्रिपेयर किया था, करंट अफेयर्स किए थे, इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे से देखे थे, और जो भी मेरा ग्रेजुएशन का था वो थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ के गई थी, सारे सब्जेक्ट एक बार देख के बस मैं चली गई थी। सर मेरा और मॉर्निंग का शिफ्ट था 17 लास्ट डे को। तो सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। जब गई तो सर एनवायरनमेंट काफी फ्रेंडली था, काफी अच्छा एनवायरनमेंट था। और सर मेरा इंटरव्यू मेनली 3 चीजों पे था। एक तो ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग पे चला, सेकेंडली हॉबी पे था, और स्कीम्स पूछे गए थे। ओके। तो सर यस, तो काफी वैरायटी थी आपके इंटरव्यू में, तो सब चीजों में आपका प्रश्न हुआ, वैरायटी थी। तो थोड़ा बताइए इसको डिटेल से, कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस के लिए। यस सर। सर मैं जैसे ही गई फिर सर ने मुझे बैठने को कहा, मैं विश करी जी। और सर का फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, आप इसमें क्यों आना चाहते हैं। सर फिर मेरा इंटरव्यू पूरा इंजीनियरिंग पे ही चला था। इंजीनियरिंग से बहुत सारे क्वेश्चन हुए थे कि जैसे सस्टेनेबल हाउसिंग क्या है, डैम से हुआ था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, और सर इसमें टेक्निकल और जीएस को रिलेट करके भी पूछा गया था कि वास्तु और सिविल इंजीनियरिंग का रिलेशन क्या है। और सर इस तरह से था, चारों मेंबर्स ने लगभग, मुझे सिविल से क्वेश्चन आया था सर। एक मैम थी और 3 सर थे। तो सर मैंने ठीक ठाक
सर ये मेरा था कि मुझे तो इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि उतना गैप था। 2016 में ग्रेजुएशन हुआ था, उसके बाद अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मैं प्रिपेयर्ड थी कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो बहुत डीप टेक्निकल क्वेश्चन थे उसमें तो सर मैंने सॉरी बोला था 2 जगह, एंड बाकी क्वेश्चंस के आंसर दिए थे मैंने। और सर इसमें हॉबी में मैंने कुकिंग लिखा था, तो वहां से क्वेश्चन था। और सर कुछ याद आ रहा है हॉबी पे क्या थोड़ा सा माहौल, कुछ याद आ रहा है हॉबी पे क्वेश्चन क्या था कुकिंग पे? यस सर, हॉबी पे मैंने छत्तीसगढ़ी व्यंजन और बेकरी प्रोडक्ट बोला था, तो उस पे पूछे थे कि क्या क्या होता है करके। और सर मैम ने पूछा था कि आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करोगे, अगर आप डीसी बन जाते हैं क्या उसके बाद भी आप कुकिंग करोगे, इस तरह से सवाल थे। और सर एक सर ने पूछा था कि बिरयानी बनाना आता है क्या आपको, तो सर मैंने उसमें वेज बिरयानी बताया, तो फिर वहां पे थोड़ा सा। पहले मुझे ये बताइए, जब आपने पहला प्रश्न आपसे पूछा, मैम ने कहा कि डीसी बनने के बाद कुकिंग करेगी, तो आपने क्या रिप्लाई दिया था? सर इसमें मैंने बोला था कि ये मेरी हॉबी है, एंड जब भी मैं अगर कुकिंग करती हूँ तो मुझे बर्डन फील नहीं होता है, तो डेफिनेटली मैं इसे करती रहूंगी। ये मेरा आंसर था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सेकंड प्रश्न आप जो वेज बिरयानी के बारे में बता रहे थे वो बताइएगा। तो सर उसमें थोड़ा सा ये था कि बोला, अरे ये वेज बिरयानी कौन खाता है, ये तो हम बिरयानी से कुछ अलग ही समझते हैं, मतलब नॉन वेज बिरयानी की बात कर रहे थे। सर मैंने बोला था कि सर मैं वेजिटेरियन हूँ उस टाइम पे, तो थोड़ा सा मुंह अच्छा हो गया था सर, उस टाइम स्माइल थी चेहरे पे, तो सर ये था। और बिल्कुल, मैं हमेशा बोलता भी हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने बोर्ड को हंसा दिया तो समझ लीजिए 5 नंबर आपको मिल गए। अगर आप उनके चेहरे पे हंसा देते हैं, स्माइल दे देते हैं, तो आपको 5-7 प्रश्न तो वहीं पर होता है, आपको मतलब मार्क्स मिल ही जाते हैं। बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था ये आपने किया। जी जी, आगे बोलिएगा जी। और सर यही था, और उसके बाद भी मेरे से सिविल से ही क्वेश्चन था सर का। सर क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, और स्कीम पे था सर। स्टार्टिंग में ही जब सोनवानी सर ने क्वेश्चन किया था तो स्कीम एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, तो मैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना एक्सप्लेन करी थी, और सर यही था। ओके, एक दो स्कीम भी प्रश्न रहा, हॉबी भी प्रश्न रहा, और आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उस पर भी आपका प्रश्न काफी अच्छे रहे। और एक बड़ी बात थी कि आप प्रिपेयर थी, और जहाँ पे आपको पता नहीं था वहां पे आपने सॉरी बोला। यस सर। कोई ऐसा प्रश्न याद आ रहा है दीक्षा जहाँ पे आपने बोला हो कि मतलब आपको लगा हो कि मेरा जो इंटरव्यू थोड़ा सा खराब हो गया, कुछ ऐसा हुआ था? कुछ प्रश्न ऐसा लगा आपको कि ये तो मेरे से गड़बड़ हो गई, ऐसा कहीं फील होता है? सर एक सर का क्वेश्चन था कि एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, वहां पे डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो लोगों के लिए क्या बेटर रहेगा या फिर डेंजरस रहेगा। तो सर मैंने आंसर किया था कि अगर जितने भी नॉर्म्स फॉलो किए गए होंगे तो वो डेफिनेटली अच्छा ही रहेगा लोगों के लिए, और वो डेंजरस नहीं रहेगा, ये मैंने रिप्लाई किया था। तो सर ने दोबारा ये क्वेश्चन किया और फिर से मैंने ये आंसर किया था, तो फिर सर ने कहा कि आप एक सिविल इंजीनियर है, कि आपको भरोसा नहीं है एक सिविल इंजीनियर पे कि अगर डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो नॉर्म्स फॉलो किया जाएगा। तो मैंने कहा सर कि हाँ सर भरोसा है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगा था कि पता नहीं सर कन्विंस है कि नहीं। बाकी 3 मेंबर्स जो थे उनके फेस से लग रहा था कि ये कन्विंस है, और वो सर का थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि सर का रिएक्शन देख के। जी। और कोई ऐसा क्वेश्चन में आपने रिप्लाई किया हो या आपको लगा हो कि भी हाँ मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हुआ है, अब इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिलने वाले हैं? कोई ऐसा मोमेंट आपको याद आ रहा हो, कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट याद आ रहा हो आपको इंटरव्यू में, जिसमें आपको बड़ा अच्छा लगा हो, फील हुआ, सहज हो गए हो हम? सर बहुत सारे फिर उसके बाद भी क्वेश्चन हुए थे, जैसे डिजिटल डिवाइड क्या होता है, और पॉलिटिकल और सोशल सिक्योरिटी के लिए स्कीम्स वुमेन्स के लिए क्या क्या है छत्तीसगढ़ पे, और
सर इन सब के आंसर मैंने काफी अच्छे से दिया था, तो फिर सर मुझे लगा था कि इंटरव्यू ठीक ठाक ही गया है। और सर उसके बाद उस दिन ये रिजल्ट आ गया था, 17 लास्ट डे था। जी जी जी, बहुत बढ़िया। दीक्षा जी, एक बात और मुझे बताइएगा, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, आपको कैसा फील हुआ इंटरव्यू में? वाकई में प्रेशर होता है क्या? जैसे एक इंटरव्यू क्या पूछेंगे, क्या होगा? बहुत सहज इन्वायरमेंट में इंटरव्यू होता है, आपको क्या महसूस हुआ कि वो जो बोर्ड होते हैं वो आपको बहुत ही लाइटली रखते हैं, या वाकई में आपको एकदम से बम्बार्डिंग कर देते हैं, भाई ये प्रश्न दो, ये उत्तर दो? कैसा आपको फील हुआ कि लाइट मूड में लेना चाहते हैं, कैसा लेना चाहते हैं? सर बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है सर इंटरव्यू का। सर मेरा ये फर्स्ट टाइम था, और मॉक से कंपैरिजन करें तो मैं इजिली वहां पे जो भी मुझे बोलना था वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही थी। कोई सर ऐसा नहीं था कि बहुत ही मीन्स क्वेश्चन पे क्वेश्चन हो रहा है, या फिर बहुत टाइम दिया जा रहा था प्रॉपरली बोलने के लिए। एंड सर काफी अच्छा था। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, यही बात बार बार देखो निकल कर आ रही है, आप देख रहे होंगे कि जितना आप नेचुरल रहेंगे, बिल्कुल प्राकृतिक रहेंगे, और बिल्कुल वहां पर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, बहुत सहज इन्वायरमेंट होता है। बहुत बर्डन लेकर मत जाइए कि इंटरव्यू में ये होगा, बम्बार्डिंग हो जाएगी, जैसे हम एंट्री करेंगे क्वेश्चन दागने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं। बहुत लाइट मूड में होगा। ध्यान ये रखिएगा, वो आपके सिलेक्शन के लिए वहां बैठे, वो चाहते हैं कि आपको सिलेक्ट करके अच्छे नंबर देकर अंदर लेकर आए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी जरूरत है। तो ये माइंड में रख के जाएंगे तो आपका इंटरव्यू एकदम लाइट होगा। और नेचुरल रहिए, बिल्कुल जैसा आप हैं वैसा उत्तर दीजिए, बहुत सहज तरीके से आप प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दीक्षा जी, इस पूरे जर्नी के दौरान आपको ऐसा क्या फील हुआ जो आपने अगले आने वाली जनरेशन जो भी, यानी जो अभी एस्पिरेशन तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, जो इसी तैयारी के अंदर अगली पीढ़ी जो तैयार हो रही है, जो इस बार भी इंटरव्यू दे रहे हैं या आगे भी जो अपना तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे? दो तरह के मैसेज, एक फ्रेशर के लिए और एक वो जो 2-3 बार असफल हो रहे हैं, क्योंकि आपने उस असफलता का स्वाद भी चखा है और सफलता का स्वाद भी आपने चखा है। तो दोनों एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या अपना संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि एग्जाम के प्रिपरेशन में कम से कम आप फर्स्ट अटेम्प्ट जो दे रहे हैं वो 1 से 1.5 साल के प्रिपरेशन में दीजिए। इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करके दीजिए। और सर यही है कि डेली के टास्क कि इतना हमें पढ़ना है उसे अचीव करते चले जाइए। छोटे गोल्स बनाना चाहिए सर, और उसके अकॉर्डिंग हमें वीकली या फिर मंथली हम रिवीजन पे और फोकस करने चाहिए। नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखना होता है, और उसके अकॉर्डिंग हमको समझ आता है कि किस डायरेक्शन में हमको प्रिपरेशन करना है। और सर यही है, और थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है। सेल्फ डाउट सर जब हम स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारा सेल्फ डाउट होता है कि पता नहीं ये मुझसे हो पाएगा नहीं। मुझे भी होता था सर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, एंड इसके लिए घर वालों का बहुत हेल्प रहा पूरे प्रिपरेशन के दौरान। हमेशा मोटिवेट करते थे मम्मी पापा, फैमिली वाले, भाई। तो सर यही है। और जो लोग बार बार सर जो में जी सर जो बार बार ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ये बोलना चाहूंगी कि अपनी कमियों पर काम करना बहुत जरूरी है। जो भी हमने जो गलतियां करी है उसे सुधारना, उससे सीखना, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो भी गलतियां हैं उसे दूर करना। सर जब तक कि हम अपनी गलतियों को हम कम करते नहीं जाएंगे तब तक फिर से हमें यही सब आगे और ये गलती होती चली जाती है। तो ये बेटर है कि हम गलतियों से सीखें। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली। और देखिए, बहुत पुरानी लाइन कहा जाता है, इसको थोड़ा सा अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को समझें तो एक बड़ी प्यारी लाइन है ना कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो संघर्षों का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। तो ना, बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बड़ा अच्छा सा मैसेज है, पेशेंस रखिए, लगे रहिए, अपनी कमियों को देखते रहिए और उस पर काम करते रहिए, एक दिन आप डेफिनेटली आप क्या होंगे, सक्सेस होंगे। तो ये मैसेज है दीक्षा जी का सभी एस्पिरेंट्स के लिए।
दीक्षा जी, मैं लास्ट में आपसे एक कहूंगा कि डायलॉग मंच पर, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि कोई भी इमारत है तो उसकी एक नींव होती है, तो अगर हम दीक्षा जी को एक इमारत माने, एक बिल्डिंग माने, तो दीक्षा जी की मेहनत के अलावा नींव में कौन कौन है? आप किसी को श्रेय देना चाहेंगे अपनी सफलता का, अपने परिश्रम के अलावा? यस सर, डेफिनेटली। सर, मम्मी पापा का बहुत बड़ा रोल है। सर, घर में एजुकेशन हमेशा से प्रायोरिटी रही, और बचपन से ही मुझे मतलब एजुकेशन के लिए मैं घर से भी अलग रही मम्मी पापा से। तो सर, हमेशा से मोटिवेट किए मम्मी पापा कि तुम कर सकती हो अच्छा। और जब भी मुझे लगता था कि पता नहीं, सेल्फ डाउट होते थे कि मैं इसके लिए बनी हूँ या नहीं, तो हमेशा मोटिवेट करते थे। और जब भी फेलियर्स भी आए तो हमेशा साथ रहे मम्मी पापा। और सर, फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर्स, सभी का बहुत सपोर्ट रहा, मोटिवेट हमेशा करते थे। सर, मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही थी, बट सिंसियर जरूर थी, तो एक्सपेक्टेशन मुझसे हमेशा रहा। तो सर, मैं इसे एक मोटिवेशन की तरह लेके चलती थी कि मुझसे एक्सपेक्टेशन है तो मुझे डेफिनेटली करना है। और सर, ये फिर होते चला गया। बहुत बढ़िया। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात बोली। एक तो फैमिली का आपको सपोर्ट होना चाहिए, और देखिए दीक्षा की सपोर्ट रही, घर से दूर भी रही तो फिर भी पढ़ाई भी ध्यान रखा, फैमिली पूरा सपोर्ट किया, और एवरेज स्टूडेंट रही, लेकिन एक बड़ी बात थी कि मैं सिंसियर थी। तो दोस्तों, एवरेज से मतलब नहीं बनता कि आप बहुत ही कहते हैं ना मास्टर ब्लास्टर हो, आपकी फर्स्ट डिवीजन रही हो, अच्छे से मार्क्स रहे हो बचपन से, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप सिंसियर हैं अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, तो आपका भी हो जाएगा, जैसे दीक्षा जी का हुआ है। तो आप सबके लिए यही मैसेज है। दीक्षा जी, कुछ और शेयर आप करना चाहें डायलॉग मंच पर तो आप कर सकते हैं। दीक्षा जी, कुछ और आपका मन कर रहा हो बोलने का? यस सर। सर, ये जर्नी थोड़ी स्ट्रेसफुल जरूर होती है, लॉन्ग जर्नी होती है। और सर, तो इस पे सेल्फ मोटिवेट, खुद को मोटिवेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई वीक पॉइंट भी आते हैं, कई डाउनफॉल भी होते हैं, कि जब हमें लगता है कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं। तो सर, उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेट करना कि नहीं, अगर मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी है तो मुझे इसे एंड तक लेके जाना है, और सिलेक्शन लेके ही छोड़ना है। तो सर, इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आप लगे रहिए। अगर इस लाइन में आप लगे हुए हैं तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया। देखिए ना, लगे रहिएगा। वो कहते हैं ना कि एकदम आप लगाए रखें, लगाए रख उम्मीद किनारे से, एक ना एक दिन तो क्या होगी, आपको नैया पार हो ही जाएगी। बस लगे रहिएगा, एक दिन सफलता मिल जाएगी। तो घबराना नहीं है, बस लगे रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी आपका, कि आपने डायलॉग मंच को समय दिया। डायलॉग मंच की ओर से और सभी व्यूअर्स की ओर से जो आपको देख रहे हैं, जिनके लिए आप मोटिवेशन बनी है, उन सब की ओर से आपको आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। और आगे आपने जो तय किया हो, आगे भी आपका होगा कि भी, क्योंकि एक होता ही है कि डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं डायलॉग मंच की ओर से, ताकि आपको वो पदवी मिले और आप निरंतर क्या करते हैं, तरक्की करते जाएं, और इसी सिंसियरिटी के साथ आप लगे रहें, ताकि आपको वो सब मुकाम हासिल हो जो आपने तय किए हैं, और अपने मम्मी पापा का आप सपना पूरा कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी आपका, डायलॉग मंच को समय देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।